हे गाइस, इस वीडियो में हम यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। दूसरा है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तीसरा जो है एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसे जानने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि एक इकोनॉमी में कितने टाइप के सेक्टर होते हैं। तो देर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, और ये सेक्टर्स जो हैं वो एक ड्राइवर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब वो सेक्टर्स कौन से होते हैं? सो द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या इसे हम फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। अब ये चारों सेक्टर जो हैं इनके एक अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और ये फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं कि तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर में इट रेफर्स टू द कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जैसे आप और हम। तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग होंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कंज्यूम तो करेंगे ही। तो वो सारे क्या हैं, हाउस होल्ड सेक्टर काउंट होंगे अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं तो। इन अदर वर्ड्स, दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स द पीपल फॉर whom द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो जिनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर में वो लोग आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक सोसाइटी है, अब एक सोसाइटी में ही लोग होंगे, और यही लोग जो होंगे कोई एक तरीके से जॉब करेगा, कोई जो है वो बिजनेस करेगा, और इन्हीं में से कोई जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करेगा। तो अगर वो जॉब कर रहा है या एक तरीके से बिजनेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो मेन पर्पस है वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कंजम्पशन करना। तो ये एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है जो एक ही सोसाइटी के अंदर है, वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, उसके पास फर्म्स हैं। तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। और तीसरा है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि सोसाइटी के ही लोग जो है इलेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट का पार्ट है। तो ये भी जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन सेक्टर में वो सारे लोग फॉल करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है। सो द गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो तीनों टाइप्स की गवर्नमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फॉल करती हैं। और कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई। तो ये अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सेंट्रल बैंक जिसे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक भी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है। तो जो भी ये डिसीजंस लेते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में फॉल करेगी। फोर्थ जो है वो हमारा फॉरेन सेक्टर है। फॉरेन सेक्टर में वो लोग काउंट होते हैं या वो एक्टिविटीज़ काउंट होती है जो हम बाहर देश से करते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है वो फॉरेन सेक्टर का पार्ट होता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं मतलब देश से बाहर, वो सारी फॉरेन सेक्टर का पार्ट होता है, क्योंकि फॉरेन सेक्टर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो द फॉरेन सेक्टर इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट लाइज बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द नेशंस, एंड द फॉरेन सेक्टर इंक्लूड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जनरली हम ट्रांजेक्शन जो करते हैं बाहर देशों से, फॉरेन कंट्रीज से, तो वो क्या होती है, इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट है, अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो, अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को तो एक्सपोर्ट है, अगर हम गुड्स को बाय कर रहे हैं तो वो क्या है, इंपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये फोर सेक्टर्स हमने पढ़े। तो ये किसी भी इकोनॉमी में ये फोर सेक्टर्स होते हैं, और इन फोर सेक्टर्स को मिलाकर पूरी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से बनती है, या बोल सकते हैं मूवमेंट करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर का जो मेन काम होता है, या उनमें जो कैटेगरीज के लोग फॉल करते हैं, उनका मेन काम होता है कंजम्पशंस करना। तो कंजम्पशन को हम सी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर यानी कि जो बिजनेसेस और फर्म्स होते हैं, उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना।
तो जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग होते हैं उनका काम होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना सोशल वेलफेयर पर्पस के लिए, या इकोनॉमी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको ठीक करने के लिए जो स्पेंडिंग की जाती है या स्पेंडिंग कम की जाती है, तो वो जी का पार्ट माना जाता है। ठीक है। और फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काउंट होते हैं, जिसे हम एक्स और एम से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्शन सेक्टर, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि जी से डिनोट करते हैं, जिसका जी यहाँ जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है। और जो लास्ट सेक्टर है वो फॉरेन सेक्टर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से। ठीक है। अब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बताया जाए तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स है। आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था, तो वहाँ पर सिर्फ हमने डिमांड वर्ड यूज़ किया था, और यहाँ हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो इन दोनों में फ़र्क यही है कि डिमांड जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं या उसकी डिमांड है, एक तरीके से खरीदे जा रहे हैं, तो वो डिमांड है, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स है। ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से टोटल टोटल बोल सकते हो। ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी सभी लोगों द्वारा जो डिमांड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक है। अब हमने 4 सेक्टर्स पढ़े। 4 सेक्टर्स में लोग ही शामिल थे, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर शामिल था, प्रोडक्शन सेक्टर शामिल था, गवर्नमेंट सेक्टर शामिल था, फॉरेन सेक्टर शामिल था। ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में हम जैसे कंज्यूमर्स आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सभी सेक्टरों द्वारा की गई डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की गई डिमांड भी इंक्लूड होगी, प्रोडक्शन सेक्टर द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी भी डिमांड होगी। अब बात करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर कौन सी डिमांड करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और इन्वेस्टमेंट में भी एक डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, अगर बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो जो बिल्डिंग में लगे हुए मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस फर्म्स कोई भी डिमांड करती है तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसे यूज़ करेगी आगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। और तीसरा जो सेक्टर था, अगर उसके द्वारा डिमांड की जा रही है तो वो क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया जाता है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट क्या स्पेंड करेगी, किस पे, सोशल वेलफेयर पे स्पेंड करेगी, या रोड्स स्ट्रीट्स या जो पब्लिक गुड्स होते हैं उसको बनाएगी, या फिर जो ब्रिजेस या इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, एजुकेशन में जो स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी तो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, मटेरियल्स, आयरन, सीमेंट और ईंट। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इनकी भी डिमांड की जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर डिमांड कर रहा है तो, और दूसरा है अगर फॉरेन सेक्टर डिमांड कर रहे हैं, तो हम डिमांड कर रहे हैं और माइनस में फॉरेन सेक्टर डिमांड कर रहे हैं। तो अगर इसको बताऊंगा मैंने एक्स माइनस एम क्यों लिखा है, तो अगर सभी सेक्टर द्वारा की गई डिमांड को जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। सो द एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी की डिमांड को अगर जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, एग्रीगेट डिमांड कहलाएंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड वो किसका समीशन होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये क्या बताता है, ये एग्रीगेट डिमांड ये बताता है कि जो फॉरेन
मतलब एक तरीके से जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड कौन कौन कर रहा है। डोमेस्टिक गुड्स का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी डिमांड कौन कर रहा है, तो उसे हम डोमेस्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक डिमांड कौन करेगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर करेंगे, प्रोडक्शन सेक्टर करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर करेंगे, और दूसरा जो है वो फॉरेन सेक्टर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स माइनस एम क्यों लिखा है हमने। तो एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को खरीदते हैं, यानी कि हमने कितना फॉरेन गुड्स की डिमांड की। और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि फॉरेनर्स ने हमारी यानी कि डोमेस्टिक गुड्स की कितनी डिमांड की। तो अगर इनको डिफरेंस निकाला जाए तो एक्चुअल में हमें यही मिलेगा। इनका डिफरेंस क्या बताता है, इनका डिफरेंस ये बताता है कि एक्चुअल में डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कितनी की गई है नेट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लेते हैं दो कंट्री है ए और बी। ठीक है, तो ए जो है वो मान लेते हैं हमारी कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री, और बी जो है वो क्या है, फॉरेन कंट्री है, और ये क्या है, डोमेस्टिक कंट्री है। तो अगर डोमेस्टिक के लोग यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, अगर ये बाहर की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो वो तो एक्सपोर्ट होगा हमारा। और अगर बाहर की चीज़ें डिमांड कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट होगा। और अगर ये डिमांड कर रहे हैं हमारी चीज़ों की तो वो क्या होगा, इम्पोर्ट होगा। तो अगर 100 रुपए की चीज़ हमने खरीदी बाहर से जो कि एक्सपोर्ट है, और 150 की चीज़ इन लोगों ने खरीदी हमारे से, तो एक्चुअल में कितनी एग्रीगेट डिमांड की गई, मतलब कितनी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड हुई है। तो 100 तो हमने किया था और 150 इन लोगों ने किया, तो एक्चुअल में कितनी हुई है, 50 हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब 50 जो है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ओपन इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो ओपन इकोनॉमी में व्हेन ऑल सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, अगर सभी सेक्टर्स की डिमांड को या उनके पार्टिसिपेशन को जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, ओपन इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर फॉरेन सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ इसमें डोमेस्टिक सेक्टर से इंक्लूड होते हैं। और टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। अब अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, यानी कि हम सिर्फ सी और आई के बारे में पढ़ेंगे, जी, एक्स और एम के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी ओनली स्टडी टू सेक्टर मॉडल ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था, ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, और ये है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, फॉरेन सेक्टर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ 3 सेक्टर्स आएंगे, सी प्लस आई प्लस जे। और अगर टू सेक्टर मॉडल की बात की जाए जो कि आपके सिलेबस में है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 सेक्टर काउंट होंगे, फर्स्ट वाले ये सी प्लस आई। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल में क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हाउस होल्ड सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा जो टोटल डिमांड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पहला होता है सी और दूसरा होता है आई। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशंस और आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब इन दो एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कंजम्पशन सी की पहले बात कर लेते हैं कि सी मतलब क्या होता है। सो द कंजम्पशन फंक्शंस, ठीक है, सी का मतलब कंजम्पशंस होता है। तो जो कंजम्पशन फंक्शंस होता है वो इस तरीके से होता है, सी इक्वल में ए प्लस बी वाई डी। ठीक है, अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फंक्शन है इसे हम कंजम्पशन फंक्शंस बोलते हैं, या इसे हम केन्जियन कंजम्पशन फंक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो सी प्लस ए इक्वल में बी प्लस वाई डी है। ठीक है, इज एन इकोनॉमिक फार्मूला। सो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या है, एक इकोनॉमिक फॉर्मूला है दैट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशंस एंड ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि टोटल कंजम्पशन और ग्रोस नेशनल इनकम।
तो अभी जो हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा वो क्या है, C इक्वल में A प्लस में B वाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो A है, C का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। ये जो हम C पढ़ रहे हैं ये C क्या है, कंजम्पशन है। तो C किन किन फैक्टर से इम्पैक्ट होती है, ये इसका फंक्शन है, गिवन है, ठीक है। तो A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी इनकम जीरो भी हुई, ध्यान से समझना, ए का मतलब ये क्या हुआ कि अगर मेरी इनकम जीरो भी हुई तब भी मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो पार्ट होगा क्या होगा, ए होगा। तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि इनकम चाहे बढ़े या घटे, ए पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए जो है उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि इंडिपेंडेंट है इनकम से। यानी कि इनकम का कोई भी इम्पैक्ट जो है वो ए पर नहीं पड़ेगा। यानी कि मेरी इनकम चाहे जीरो हो, फिर भी जो मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं 20 रुपए की कोई चीज़ कंज्यूम की मैंने, 20 रुपए की, तो ये जो कंजम्पशंस होगी मेरी वो क्या है, वो ए है। क्योंकि मेरी इनकम जीरो है तो जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी कि इनकम बढ़े या घटे उसका ए पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं कंज्यूम 20 तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बी क्या है, बी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। या ये क्या है, ये एक स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है। तो कंजम्पशन कर्व यानी कि जो फंक्शन है उसका स्लोप क्या है, बी है। और वाई डी का मतलब क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इन हैंड जो आपकी इनकम होती है, इन हैंड सैलरी बोल सकते हो या इन हैंड इनकम होती है। यानी कि आपको टैक्सेस और जो खर्चे होते हैं उसको अगर घटा दिया जाए तो एक्चुअल में आपके पास जो इनकम बचेगी वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। और डिस्पोजेबल इनकम कैसे फाइंड आउट की जाती है, इनकम यानी कि ग्रोस इनकम माइनस में टैक्सेस। तो अगर आपने जो इनकम आपको मिली, अगर उसमें से आप टैक्स या जो एक्सपेंसेस हैं उसे घटा देते हो, तो जो आपको इनकम मिलेगी वाई डी, वो दो पर्पस के लिए ही काम की जाएगी। या तो आप उस पैसे को कंज्यूम करोगे या फिर आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो या तो ये सेव किया जाता है या फिर ये कंज्यूम किया जाता है। तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकाली जाती है, वाई माइनस में टी, ठीक है। ठीक है, तो हमने कंजम्पशन सेक्टर में मतलब एग्रीगेट डिमांड में हमने देखा कि दो एलिमेंट होते हैं, एक सी प्लस आई। सी हमने डिस्कस कर लिया ऊपर ऊपर से, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और आई हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आई जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सो इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर नेट, इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स एसेट्स, ठीक है, एसेट्स। तो अगर एग्जांपल लें तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितने और स्टॉक्स जुड़े हैं एक साल के अंदर। सपोज करते हैं कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में, बिगनिंग ऑफ द 2020 में 2021 में मेरे पास 10 मशीनरीज थी या 10 लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स थे। फिर एंड में मैंने देखा 2022 में देखा मेरे पास जो है वो 15 मशीन्स थे। तो इसका मतलब 5 मशीनरीज जो है वो खरीदी गई हैं इस साल के अंदर, यानी कि दिसंबर में इस साल के अंदर खरीदी गई हैं। तो ये जो 5 मशीनरी जो है वो क्या है, मेरा नेट एडिशन है, नेट एडिशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो कई फैक्टरों से डिपेंड करता है। अब आप खुद सोचो कि एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट कब करना चाहेगा, कब बढ़ाना चाहेगा या कब कम करना चाहेगा। सिंपल सी बात है, जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी इनकम कम होगी तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर वो लोन लेता है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो महंगा है इसका मतलब लोन, तो वो लोन लेकर तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफ़ी हाई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लो हो जाती है।
और इतने सस्ते में अगर लोन मिल रहा है तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करते हैं, लोन लेते हैं और उससे इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली और इन इंटरेस्ट जो है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सो जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, आई इक्वल में सी माइनस में डी आई प्लस में ई वाई। अब आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, सी फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होती है वो इनकम चाहे बढ़े या घटे इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। वैसे ही यहाँ पर भी जो सी है, स्मॉल सी है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब इनकम या इंटरेस्ट रेट में चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज हो, इस सी पर यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं टी आई और ये, इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, डी आई और ई आई को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो। और बाकी ये डी आई और ई आई क्या होते हैं, ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि ये वाला पार्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट होगा, और ये जो ई जो है वो क्या है, वो वाई से यानी कि इनकम से इम्पैक्ट करेगा। यानी कि ये भी दो इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं। ये वाला इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो है वो इनकम बढ़ेगी और घटेगी उससे इफेक्टेड होगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने और घटने से इफेक्टेड होगा। इसीलिए इसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनकम और इंटरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टमेंट को। बट एज पर द सीबीएसई सिलेबस, बट वी ओनली कंसिडर द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट फॉर द सिंपलिसिटी। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सी के बराबर ही है, यानी कि और इन सभी को जीरो माना गया है। ठीक है, ये जो ये पार्ट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट उसको हटाया गया है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो फ्री फ्रॉम यानी कि जिसका इम्पैक्ट, इनकम का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। तो अगर इन्वेस्टमेंट गिवन होगा तो वो क्या होगा, वो सिर्फ सी होगा। अब यहाँ सी का मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसे आप आई बार से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने एग्रीगेट डिमांड के दोनों कंपोनेंट्स पढ़ लिए, सी भी पढ़ लिया और आई भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई को ए और एस द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इट इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, अगर उन सभी की वैल्यू को जोड़ लिया जाए तो एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। अब आपको ये याद होगा कि जीडीपी की डेफिनेशन भी ऐसे ही कुछ होती है। जीडीपी की डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उनकी मार्केट वैल्यू को जोड़ लिया जाए तो वो जीडीपी कहलाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी यही हुआ कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें प्रोडक्शन फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लेबर, कैपिटल गुड्स, नेचुरल रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप आती है। अब मान लेते हैं कि कोई गुड्स प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जिसकी फैक्टर कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ जो है इसमें हमें पता होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, रेंट भी इसी में इंक्लूड होगा, अगर सैलरी दी गई होगी तो ये भी इसी में इंक्लूड होगा, और अगर इंटरेस्ट लोन लिया गया है तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इन सभी को इंक्लूड करके प्राइस तय की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की गुड्स बनी है और 100 रुपये के फैक्टर पेमेंट की गई है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को की गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है
जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू से। तो ये किसके बराबर होते हैं? ये उन फैक्टर इनकम के बराबर होते हैं जो एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, गुड्स और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर को जो पे किए गए हैं। तो अगर इसको आसानी से समझा जाए तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या होता है? इनकम ही होती है। और ये इनकम क्या किसका मतलब है? ये इनकम का मतलब होता है जीडीपी। ठीक है, यानी कि जितने भी फैक्टर इनकम को अगर जोड़ लिया जाए जो किसके बराबर होगा? एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो आप ये नोटेशन जरूर देखेंगे बुक्स में कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वाई ही होती है। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर समझें हम इसे, दूसरी तरफ से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। यानी कि उस प्रोड्यूस करने के लिए, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर 100 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं तो इसका मतलब जो मैंने भी एग्जांपल दिया कि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, रेंट भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा और वेजेस भी होंगी। तो इन सभी को जोड़कर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए उनकी वैल्यू आती है। तो ये इनकम ही तो है, इसी को तो फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो आप इस साइड से अगर देखोगे तो ये फैक्टर इनकम है, और इस साइड से देखोगे अगर तो ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर होती है? इनकम के बराबर होती है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि इनकम जो है या तो कंज्यूम की जाती है, इनकम जो है या कंज्यूम की जाएगी या सेव की जाएगी। दो ही पर्पस होते हैं इनकम के, या तो वो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा अगर जनरल टर्म्स में बात की जाए तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है इनकम से, पर अभी हम दो डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो या तो कंज्यूम की जाती है या सेव की जाती है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजम्पशन होता है और सेविंग होता है। अब कंजम्पशंस के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका फंक्शंस क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब सेविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेविंग जो है क्या होता है? तो सेविंग इज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग एंड अदर ऑब्लिगेशन आर डिडक्टेड फ्रॉम अर्निंग। यानी कि इनकम में से कंजम्पशंस को घटाने पर जो वैल्यू आती है वो सेविंग होगी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ज़रा ध्यान से समझें। C इक्वल में प्लस होता है, तो अगर मैं सेविंग अगर निकालूंगा तो y माइनस में क्या होगा? C होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इनकम का पार्ट है अगर मैं उसमें से जो कंज्यूम किया गया उसको हटा दूं तो क्या होगा? C होगा। ठीक है, यानी कि खर्च करने के बाद जो इनकम मुझे बचती है तो वो क्या है? सेविंग होती है। ठीक है, अब सेविंग फंक्शंस की अगर बात करें तो सेविंग फंक्शंस जो है वो कंजम्पशन फंक्शंस के बराबर ही होता है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शंस ये रहा, डिस्कस कर लिया है हमने, और सेविंग फंक्शंस ये है। अब अगर आपको पता होगा कि ए का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशंस। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब मैंने बताया था कि अगर इनकम जीरो है फिर भी जो पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है, लेट सपोज 100 रुपीज़ जो है कंजम्पशंस किया गया है, तो ये जो सी होगा इनकम जीरो होने पर वो क्या होगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। अब ध्यान से सुनना, मेरी इनकम अभी भी जीरो है तो फिर भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपये। तो ये 100 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये 100 रुपये मेरी सेविंग से आ रहे होंगे। यानी कि इनकम जीरो होने पर मेरी कुछ सेविंग है, उसका यूज़ कर रहा हूँ, उसे क्या कर रहा हूँ? मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो 100 रुपये मेरी सेविंग है, उसे क्या कर रहा हूँ? विड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो सेविंग होगी वही यूज़ करके क्या कर रहा हूँ? मैं कंजम्पशंस कर रहा हूँ जब मेरी इनकम क्या थी? जीरो थी। तो जब आपकी इनकम जीरो होती है तो आप फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो। देखो ये हमेशा याद रखना कि कंजम्पशन जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ जीवित रहने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ज़रूरी है। इसीलिए सी जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए तो अगर इनकम मेरी जीरो है
तो मैं जो कंज्यूम सेविंग कर रहा हूँ वो क्या है, -100 है। तो ये जो -100 वाला पार्ट है ये -A है। -A क्या है, ये ऑटोनोमस सेविंग है। देखो ये जो A है, यहाँ गिवन जो A है वो क्या है, वो भी ऑटोनोमस सेविंग को बता रहा है। ऑटोनोमस सेविंग का मतलब होता है जहाँ पर इनकम जीरो होती है। तो देखो इनकम जीरो होने पर मेरी सेविंग विड्रॉ हो रही है, तो ये क्या है, -100 है। तो इसीलिए मैंने, जो कि ये A के बराबर ही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर A की जगह क्या लिखा है, -A, क्योंकि ये यहाँ से विड्रॉ होकर कंजम्पशन किया जा रहा है। अब बात करते हैं ये 1 - B क्या है। ये 1 - B जो है स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। या फिर आप बोल सकते हो इसे स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शंस, यानी कि जो सेविंग कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 - B होगा। अब हमें पता है कि 1 - B कैसे आया, देखते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी इनकम 100 से बड़ी, आप उसमें से 50 रुपीज़ जो है वो कंज्यूम करते हो और 50 रुपीज़ जो है वो क्या करते हो, सेव करते हो। तो ये जो 50 रुपीज़ सेव करते हो इसका मतलब आप 50% बचा रहे हो और 50% खर्च कर रहे हो इस 100 रुपये से। तो ये जो 50% आप कंज्यूम कर रहे हो ये क्या है, MPC है, और जो 50% आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो वो क्या है, MPS है। अनदर एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपकी इनकम जो है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस 10 रुपीज़ में 8 रुपये आप कंज्यूम करते हो और 2 रुपये आप क्या करते हो, सेव करते हो। तो इसका मतलब ये 8 रुपये कंज्यूम किया जा रहा है, यानी कि 80% आप कंज्यूम करते हो और 20% क्या करते हो, आप सेव करते हो। तो ये जो 80% आप कंज्यूम कर रहे हो ये B है। B का मतलब क्या हुआ, MPC है। और ये जो 20% आप कंज्यूम कर रहे हो ये क्या है, ये 1 - B है, यानी कि MPS है। अब ये 20% कैसे आया, क्योंकि 100% माइनस में 80% करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि जो बचा है वही तो हम सेव करेंगे। मतलब इनकम में से कंजम्पशन घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो सेव करेंगे। तो अगर मैंने इनकम मेरी 10 रुपये से बढ़ी और मैंने 80% खर्च कर दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, सेव ही करूँगा, क्योंकि इनकम जो है वो सेव की जाती है या कंज्यूम की जाती है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ। आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।